नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसकी अप्रैल में पूरी संभावना रहेगी होने की। हो सकता है आपके पहले सप्ताह में ही हो जाए। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे और उसके बाद जो आपके अन्य सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के विभाग को संजोए हुए है। तो यहाँ पर जो एक कथन था, अब ये कथन टीचनर का है, वुंट का है, वुडवर्थ का है या फिर मैकडूगल का है। तो यहाँ पर जो ये कहना जो था, कथन जो था, किन का था? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी को माना गया है। तो किन का था? ये वुडवर्थ का था। तो ये जो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, यूनानी भाषा का शब्द है ये। और ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस से। साइकी और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी शब्द का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन, तो इसलिए साइकोलॉजी शब्द का जो मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन से हुआ। और जो कालचक्र है, समय चक्र, उसके अनुसार जो मनोविज्ञान जो है इसका विषय भी बदलता रहता है। तो इसलिए अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना है। तो वुडवर्थ ने यही कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया और अब इस व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ऐसे जाए इसका चक्कर आप समझ सकते हैं, ऐसे बना है। तो जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पर आत्मा आ जाती है, आत्मा के बाद मन, मन के बाद फिर ये चेतना का हुआ, चेतना का, और चेतना के बाद जैव व्यवहार, व्यवहार। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक, अध्यापक, अभिभावक या फिर प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान यहाँ पर माना गया है, अब मुख्य स्थान किसका है? तो बालक का है, क्योंकि पहले जो शिक्षा होती थी वो टीचर को लेकर ही होती थी, उसको केंद्रित करके ही होती थी। टीचर सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ सिलेबस वगैरह तैयार करता था। लेकिन अब जो समय बदल चुका है, तो भाई ये जो केंद्र बिंदु जो इसका बालक हो गया है। तो बाल मनोविज्ञान का जो है उसके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक को होगा और वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। मतलब सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही जो सिलेबस पैटर्न ये सब कुछ तैयार किया जाता है। जैसे अब ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो भी लागू हो जाएगी इस सेशन से। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन या ये सभी। तो कौन सा है यहाँ पर? तो इसमें जो है अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा। मतलब जो इसमें इन सभी को माना गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहा गया है। और इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन, वातावरण का बालक पर पड़ने वाला प्रभाव, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये सभी इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे उत्तम है? यहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ ही बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन यहाँ पर सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम कथन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान जो है इसका केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या फिर विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु कौन है? तो ये बालक जो है इसको माना गया है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें भी जो हमने बात की थी। तो यहाँ पर जो इसमें आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र माना गया है केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भ अवस्था की
विशेषताओं का अध्ययन, और केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसमें जो सही आंसर जो कौन से वाला माना गया है, सेंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र कौन सा है, तो ये माना गया है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है, और अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी को माना गया था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा का है, क्रिया केंद्रित शिक्षा का है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा का है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान माना गया है कौन सा, बाल केंद्रित शिक्षा का। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है केस अध्ययन में, प्रायोगिक कार्य में, सर्वेक्षण में या फिर अंतर्दर्शन में। तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है किसमें किया जाता है, तो केस अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती, आनुवांशिकता से, वातावरण से, राष्ट्रीयता या प्रशिक्षण शिक्षण से। तो अधिगम जो क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी। अब किससे प्रभावित नहीं होगी, इससे, मतलब राष्ट्रीयता से, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें आनुवांशिकता भी है, वातावरण भी है, प्रशिक्षण भी है, संयोजन की क्षमता भी है, तो राष्ट्रीयता जो है वो इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। तो किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। तो ये थॉर्नडाइक थे, पावलोव, गुथरी, स्किनर। तो इनमें से कौन थे, और जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं मतलब जो गुथरी है। तो गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, समीपता का सिद्धांत। इसका ये सिद्धांत आप याद रखिएगा। तो गुथरी जो इनका था समीपता का सिद्धांत। तो इनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनः फलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्वपूर्ण कारक माना था। तो गुथरी जो इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था, और जो ये थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर जो है इन्होंने पुरस्कार को महत्व दिया था। तो इनका ये समीपता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, अनुकरण से, स्कूल के बस्ते से, अभिप्रेरण, पुरस्कार से। तो शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलेगी। अब वो कौन से वाला है, तो ये वाला, स्कूल के बस्ते से, क्योंकि अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं माना गया है। तो अधिगम क्या एक क्रिया है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से जो है गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो XX गुणसूत्र, XYY, XXX या X गुणसूत्र, तो सामान्य पुरुष में तो XY होगी, और महिला में कौन से होंगे, तो महिला में XX ये वाले हो जाएंगे। तो सामान्य पुरुष में XY और इसमें XX, और इन्हीं गुणसूत्रों से लिंगों का निर्माण होता है। 46 गुणसूत्र जहाँ होते हैं, 23 पुरुष के और 23 महिला के, तो टोटल ये 46 माने गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको जितने भी जीव हैं, व्यक्ति हैं, मतलब ये प्राणी कितने भी हैं, किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो सभी जो आपको बता रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैम्पर चींटी है, ये उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें 2 या 1 माने गए हैं। स्पाइडर माइट है, और ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, 4 से 14 ये आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो ये क्रिकॉप्स है, सेल्विस, ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 4 हैं। और आइकोप्लेउरा डोइका, ये आप देख सकते हैं, इसमें 6 होते हैं गुणसूत्र।
पीला बुखार मच्छर जो होता है उसमें 6 होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो मच्छर होते हैं, बुखार होता है जिससे, वो वाला एडिस एजिप्टी इसका मनोवैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है भारतीय मुंत जैक, ये वाला देख सकते हैं आप, ये चित्र में 6 से 7 माने गए इसमें। हिरेसियस, इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं। और ये फल मक्खी, नाम भी आप देख सकते हैं ड्रोसोफिला, ये वाली जो है इसमें 8 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रोस्टोमम लिग्रोनो, ये वाला चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद आ जाता है मर्चेटिया पॉलीमार्फा, ये वाला जो है इसमें कितने माने गए हैं, 9 गुणसूत्र। थेलक्रेस अर्बिडोप्सिस थालियाना, ये जो है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 10 होते हैं। दलदली वाला भी वाइकलर, इसमें ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें 10 से 11 हैं। ऑस्ट्रेलियाई डेजी ब्रैचिस्कोम, इसमें 12 होते हैं। नेमाटोड, इसमें ये देख सकते हैं आप चित्र में, इसमें 12 से 11 माने गए हैं। और पालक जो होता है इसमें कितने होते हैं, स्पिनेसिया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और तो ये 12 हैं इसमें। इसके बाद है ब्रॉड बीन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर चित्र में, ब्रॉड बीन इसको क्या देते हैं, बीसिया फबा। तो कितने गुणसूत्र होते हैं इसमें, 12। नेक्स्ट है पीली गोबर मक्खी। पीली गोबर मक्खी जो होती है इसको क्या कहा जाता है, स्कैथोफाइगा। ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड भी आप देख सकते हैं, ये चित्र में, इसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद है ककड़ी, कुकमिस क्या देते हैं जिसको, ककड़ी जिसे आप खाते भी हैं सलाद के रूप में, तो इसमें कितने हैं, 14। नेक्स्ट है तस्मनाई टेबल, ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें होते हैं 14 गुणसूत्र। राई जो होती है, राई, ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद आ जाता है मटर, पाइसम सेटावाइम इसको कह देते हैं, और ये आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं मटर, तो इसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जौ, चित्र में देख सकते हैं आप यहाँ पर, और गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 14 होते हैं। इसके बाद आ जाता है एलोवेरा, तो खाने में भी आता है, फेस पैक में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एलोवेरा जो है इसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद है कोआला, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 16 होते हैं। उसके बाद आ जाता है कंगारू, ये आप देख सकते हैं कंगारू, इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 16 इसमें होते हैं। इसके बाद है ब्रोटिल्स सेक्लोसरी, ये चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुणसूत्रों की बात करें तो 16 होते हैं। सिस्टोसोमा मेनिसोनी, ये चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुणसूत्रों की बात करें तो 16 इसमें होते हैं। इसके बाद आ जाता है वेल्स प्याज, हरा जो प्याज होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एलियम फर्स्टुलोसम इसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 16 होते हैं। इसके बाद आ जाता है लहसुन, लहसुन को क्या कहते हैं, एलियम सेटवी। गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें, 16। नेक्स्ट है खुजली माइट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, खुजली माइट स्क्रप्स कैबी, और गुणसूत्र की बात करें तो 17-18 इसमें माने गए हैं, 17-18 हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मूली, रेडिश कह देते हैं मूली, तो यह है रेफनेस सेटाइवाइस नाम हो जाएगा इसका। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 18। नेक्स्ट आ जाता है गाजर, डक्स कैरोटा इसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होते हैं इसमें, 18। नेक्स्ट आ जाता है गोभी, गोभी जो इसको क्या कहा जाएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, और कितने होते हैं गुणसूत्र, 18। तो इसमें ये ब्रोकली, गोभी, केल, कोलोरम, ये बहुत सारे नाम हैं, तो 18 हैं। इसके बाद है साइट्रस, देख सकते हैं आप यहाँ पर साइट्रस, और कितने होते हैं इसमें भी 18 ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैसन फ्रूट, तो ये नाम हो जाएगा इसका, और देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो 18 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेटेरिया विर्डिस, ये है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, और कितने होते हैं इसमें, 18 गुणसूत्र। मक्का की बात करें तो मक्का मतलब पॉपकॉर्न, तो मक्का में कितने हैं यहाँ पर, 20। कैनबिस, ये देख चित्र में आप देख सकते हैं, कैनबिस सेटिवा इसका नाम है, और कितने होते हैं इसमें, 20 गुणसूत्र। इसके बाद है पश्चिमी पंजे वाला मेंढक,
ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह पश्चिमी पंजे वाला मेंढक जेनोपस ट्रोपिकलिस। कितने होते हैं गुणसूत्र इसमें? 20 गुणसूत्र इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलियाई पीचर। ये गड़े के आकार का होता है पौधा। तो ऑस्ट्रेलियाई पीचर प्लांट है और गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 20 होते हैं, गड़े के आकृति जैसा ये होता है। इसके बाद आ जाता है कोको। थियोब्रोमा कोको कहा जाता है इसको, और चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुणसूत्रों की बात करें तो 20 इसमें गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूकलिप्टिस, नीलगिरी का देते हैं जिसको, तो इसमें कितने होते हैं? 22। नेक्स्ट है वर्जीनिया ओपोसम, तो ये नाम है इसका, डेंड्रीफिल्स वर्जीनियाना। चित्र में आप देख सकते हैं। तो गुणसूत्रों की बात करें तो 22 इसमें होते हैं। इसके बाद आ जाता है जो बीन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। तो ये फेसियोल्स प्रजाति का है और 22 जो गुणसूत्र इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है घोंगा, तो ये देख सकते हैं घोंगा, तो कितने होते हैं इसमें? 24 गुणसूत्र। नेक्स्ट आ जाता है खरबूजा, कुकमिस मेलो इसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो 24 इसमें होते हैं। इसके बाद है चावल, ओरिजा सातिवा इसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें भी 24 ही होते हैं। इसके बाद है सिल्वर लीफ नाइट शेड, यह है पौधा आप देख सकते हैं। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 24 होते हैं। इसके बाद आ जाता है मीठा शाहबलूत, ये नाम है और चित्र में आप देख सकते हैं ये वाला पौधा है मीठा शाहबलूत। गुणसूत्रों की बात करें तो 24 इसमें होते हैं। अब आ जाता है टमाटर। टमाटर को क्या कहा जाता है? सोलोमन लाइकोपर्सिकम। गुणसूत्र कितने हैं? 24। नेक्स्ट है यूरोपीय बीज, ये चित्र में आप देख सकते हैं यूरोपीय बीज, तो कितने हैं इसमें? 24 गुणसूत्र। नेक्स्ट आ जाता है बीटर स्वीट नाइट शेड, ये आप देख सकते हैं चित्र में। बीटर नाइट स्वीट सोलोमन डेलकुमेरा कहा जाता है इसको, और गुणसूत्रों की बात करें तो 24 इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्क ओक, ये आप चित्र में देख सकते हैं। कार्क ओक क्वेर्क्स सुबेर इसको कहा जाएगा, और 24 इसमें गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट आ जाता है खाद्य मेंढक, देख सकते हैं आप यहाँ पर मेंढक, और कितने होते हैं इसमें? तो 26 इसमें होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोलोटल। एक्सोलोटल ये आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर जीव, तो इसमें जो है 28 गुणसूत्र माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है खटमल, जो बहुत परेशान करता है खाट में काटता है ये, और काट में रहता है ज़्यादातर। तो इसमें बात करें तो कितने होते हैं? 29 से 47 तक गुणसूत्र इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पील मिलीपेड़, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर चित्र में। पील मिलीपेड़, गुणसूत्रों की बात करें तो 30 गुणसूत्र इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिराफ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होंगे इसमें? 30 गुणसूत्र। इसके बाद है अमेरिकी मिंक, ये आप चित्र में देख सकते हैं, और गुणसूत्र कितने हैं इसमें? 30 गुणसूत्र हैं इसमें। नेक्स्ट है पिस्ता, तो बड़े चाव से खाते हैं सभी, तो कितने होते हैं इसमें? गुणसूत्र की बात करें तो 30 इसमें माने गए हैं। पिस्तासिया वेरा इसको कहा जाता है। इसके बाद है जापानी ओक, कितने होते हैं इसमें? 31 गुणसूत्र। नेक्स्ट है बेकर का खमीर, तो खमीर देख सकते हैं आप, कितने होते हैं इसमें? 32। यूरोपीय मधुमक्खी, कितने होते हैं? 32 या 32 से 16 तक हो इसमें हो सकते हैं। अमेरिकी बेजर, ये देख सकते हैं आप चित्र में यहाँ पर, और कितने होते हैं इसमें? 32 गुणसूत्र। नेक्स्ट है अल्फा लफा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा अल्फा, तो कितने हैं इसमें? 32 गुणसूत्र। लाल लोमड़ी, इसमें कितने होते हैं गुणसूत्र? तो इसमें होते हैं 34। सूरजमुखी देख सकते हैं, और सूर्य के मुख के समान होती है, जिस साइड में सूरज होगा उस साइड में इसका मुंह घूम जाता है। तो सूरजमुखी की बात करें तो कितने होंगे इसमें? 34 गुणसूत्र। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर देख सकते हैं आप शाही, ये एक जीव है शाही, और कितने होंगे इसमें? 34 गुणसूत्र। इसके बाद है ग्लोब आर्टिचोक, ये चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितने होते हैं? 34। पीला नेवला, नेवला कह देते हैं जिसको, तो पीला नेवला, तो कितने होते हैं इसमें? 36 गुणसूत्र। इसके बाद है तिब्बती रेत लोमड़ी, तो कितने होंगे इसमें? 36 गुणसूत्र। नेक्स्ट आ जाता है स्टारफिश। स्टारफिश में कितने गुणसूत्र होते हैं? 36। नेक्स्ट आ जाता है लाल पांडा। लाल पांडे में कितने होते हैं? तो इसमें भी 36 ही होते हैं। मीरकट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर,
तो मीरकट में कितने होंगे, इसमें भी 36 ही होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कसावा, ये आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कसावा मैनी हॉट एस्कुलेटर कहा जाता है इसको। और गुणसूत्रों की बात करें तो 36 गुणसूत्र इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लंबी नाक वाला क्यूसीमैंस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चूहे के जैसा कुछ लग रहा है। तो लंबी नाक वाला क्यूसीमैंस है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 36 जो है इसमें गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केचुआ, और कितने होते हैं इसमें, 36 गुणसूत्र। नेक्स्ट है अफ्रीकी पंजे वाला मेंढक, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ अलग सा है, तो इसमें कितने होते हैं, इसमें भी 36 ही होते हैं। नेक्स्ट है वाटर व्हील प्लांट, तो वाटर व्हील प्लांट जो है इसमें कितने होते हैं, इसमें 38 होते हैं। बाघ जो है पेंथरा टाइग्रिस इसको कहा जाता है, और गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें भी 38 ही होते हैं। नेक्स्ट है समुद्री उदबिलाव, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं समुद्री उदबिलाव, तो गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होंगे, इसमें 38। नेक्स्ट है सेवल, ये चित्र में आप देख सकते हैं ये होता है सेवल, और कितने होते हैं इसमें भी 38 ही माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है रैकून, ये चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और प्रोसियोन लोटर इसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें भी 38 ही माने गए हैं। नेक्स्ट है पाइन नेवला, ये थोड़ा अलग है, पाइन नेवला है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें भी 38 ही होते हैं। सुअर जो सुअर में कितने होते हैं, इसमें भी 38 ही गुणसूत्र होते हैं। ओरिएंटल छोटे पंजे वाला उदबिलाव, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ओरिएंटल छोटे पंजे वाला उदबिलाव, तो इसमें भी 38 गुणसूत्र माने गए हैं। शेर में कितने होते हैं, पैंथेरा लियो में, तो शेर में भी इतने ही होते हैं, मतलब 38। नेक्स्ट आ जाता है फिशर, फिशर में आप देख सकते हैं कितने होते हैं, ये चित्र है और इसमें 38 होते हैं। यूरोपिया मिंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 38 ही होते हैं। कोटी मुंडी, ये आप चित्र में देख सकते हैं कोटी मुंडी इसका नाम है, और 38 गुणसूत्र इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है शेर की मौसी बिल्ली, तो बिल्ली में कितने होते हैं, यहाँ पर 38 गुणसूत्र। नेक्स्ट है बीच मार्टन, ये आप देख सकते हैं ये इसको कहा जाता है बीच मार्टन, और कितने होते हैं इसमें 38। तो ये जहाँ सभी जो जीव है यहाँ पर उनके गुणसूत्र है कि इसमें कितने होते हैं, कुछ रह गया शायद यहाँ पर। तो इतने गुणसूत्र आप याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, 150-200 के आसपास जो है हो जाते हैं टोटल, तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आगे आएंगे तो फिर आगे जाओ के बारे में हम देखेंगे। तो बस आप यहाँ पर मनुष्य की बात करें कीजिएगा तो इसमें 40 होते हैं, मेल और पुरुष दोनों को डालकर, 23 उसमें 23 उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल माना गया है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युत्सक, तो किसको माना गया है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है, ऑप्शन सी को माना गया है, मतलब जो वंशानुक्रम है। तो अनुवांशिकता का जो विकास है वो शारीरिक और मानसिक गुणों का संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करते हैं, और इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निदान भी होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा माता पिता है उनके बच्चे वैसे ही होते हैं लगभग जैसे माता पिता होते हैं। तो गोरे हैं तो लगभग पूरे चार्ज रहेंगे कि वो गोरे ही होंगे, काले हैं तो काले होंगे, और उनकी माता पिता की लंबाई अगर लंबाई अच्छी है, ऊंचे कद के हैं, तो बच्चे भी ऊंचे कद के होंगे, और बच्चे अगर माता पिता ही ठीकने कद के हैं तो बच्चे भी संभावना रहेगी ठीकने कद के होंगे, क्योंकि ये जो जीन जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलते रहते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, हॉलैंड, गैरेट या थॉर्नडाइक के अनुसार। और सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए, मतलब जो वुडवर्थ है इन्होंने माना है। तो अनुवांशिकता से व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है, और वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में उसका समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं। तो इसलिए वुडवर्थ का मानना था कि बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो मतलब जैसे पेड़ है, आप पेड़ का कोई भी पेड़ है उसका बीज लगाओगे तो बनेगा, तो उससे होगा तो पौधा ही जिसका लगाओगे उसी का बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो वातावरण है उसका भी तो असर जो है उसके ऊपर पड़ेगा। अगर वातावरण सही अनुकूल नहीं है तो जो पेड़ पौधा है वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा या फिर उग ही नहीं पाएगा, तो इसका जो प्रभाव है वो जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि ही आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इसका कार्य एक जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, क्षेत्र का, वातावरण का, मौसम का या फिर जलवायु का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है, मतलब वातावरण को।
तो ये जो मोर्स और विंगो, इनके अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का ही फल है। और वंशानुक्रम के द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है और वातावरण के द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। तो ये मोर्स और विंगो जो है, इनके जो कथन है वो आप याद रखिएगा। तो इनका मानना था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का फल है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अब एक सही नहीं है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचित होना ही वंशानुक्रम है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, शोधन है। तो ये जो कहना यहाँ पर सही इसमें नहीं माना गया, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या है, पूर्ण योग, न कि शोधन है। तो योग होता तो सही होता है, शोधन है तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत था। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, इसका सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, डार्विन, हरिसन या विलियम मैकडूगल ने। तो ये जो यहाँ पर किन के द्वारा दिया गया था, और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं ये जो डार्विन जो है इन्होंने दिया था। तो ये जो चार्ल्स डार्विन था, इनका नाम तो क्या था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। तो इन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और क्रम विकास जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहा गया है। और इसी सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन सी, मतलब चार्ल्स डार्विन जो का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। अब इनमें एक सही क्रम है, सही क्रम देखें तो कौन से वाला है सही क्रम। अब यही है, सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, फिर ब्लास्टोसिस, ये वाला। क्योंकि सबसे पहले गर्भाधान क्रिया होगी, उसके दौरान फिर अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं, फिर इनकी वजह से युग्मज का निर्माण होता है, और उसके बाद फिर ये ब्लास्टोसिस क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो अंडाणु होंगे, फिर शुक्राणु बनेंगे, फिर ये युग्मज बनेंगे, उसके बाद फिर बच्चे का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है, वो कहलाती है। तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होगी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्डर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो क्या होती है अवस्था वो, और उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, जो ऑप्शन ए में दी गई है। तो ये जो कोलवर्म है, इनके परंपरागत स्तर पर बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, और इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न होने के कारण होगी, तो डाउन सिंड्रोम उसको कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, आँख के रंग को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण, हार्मोन, आनुवंशिकता या फिर समाज है। तो जो आँखों का जो कलर है वो भी माता पिता जो होते हैं, आनुवंशिकता उसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे माता पिता की आँखें भूरे कलर की है तो उनकी भी वैसी होगी, कई की बिल्ली कलर की होती है। तो ये परिवार जो होता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होगी। तो जो औसत बुद्धि के हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, अध्ययनशील बच्चे हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें किसको माना गया है, तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होगी। अब समायोजन की समस्या की अगर हम बात करें तो ये जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, इन्हीं को, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो इसलिए यही कारण है कि विद्यालय में समानता देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ संयोजित होकर होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हो, न कि उनके साथ जो विद्यालय में
सामान्य स्तर के हों। जो आपने देखा भी होगा, जैसे क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होते, कुछ तेज़ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो तेज़ पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं के साथ बैठना पसंद करते हैं जो तेज़ पढ़ने वाले होंगे, और जो कम पढ़ने वाले हैं वो उसी के साथ बैठना ज़्यादातर पसंद करते हैं जो उसके लेवल के हों। मतलब सारे जो अपने लेवल के अनुसार ही बैठते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो जो शैशवावस्था इसमें बच्चों के क्रियाकलाप माने गए हैं, तो कैसे होते हैं, और इनको माना गया है मूल प्रवृत्तियात्मक। तो ये जो 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, बालक की शैशवावस्था की श्रेणी में आती है। 4 अवस्थाएं मतलब मानी गई है, शैशव, बालक, किशोर, युवा। तो ये जो 0 से 6 वाली जो है, इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर रोककर अपनी अभिव्यक्ति देता है। जैसे उसे गुस्सा होगा तो क्या कर सकता है, किसी को मारपीट तो सकता नहीं, तो रो ही सकता है। और खुश होने पर क्या होगा, हंस जाएगा अगर खुश होगा तो इसलिए जो शैशवावस्था जो है इसमें बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक माने गए हैं। तो भूख लगेगी तो रोगा। नेक्स्ट है, स्व केंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 की, 3 से 6, 7 से किशोरावस्था, किशोरावस्था में स्व केंद्रित अवस्था कौन सी मानी गई है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और जो ऑप्शन बी में दी गई है 3 से 6 वर्ष की जो होती है अवस्था, तो उसको माना गया है। अब जन्म से जो 6 वर्ष की अवस्था है तो यही आ जाती है शैशवावस्था में। और शैशवावस्था का जो अंतिम चरण है तो कौन सा होता है, 3 से 6 वाला। तो शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिससे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है आत्म केंद्रित, अहंकारी, नार्सिज्म या हिप्नोटिज्म। तो अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और नार्सिज्म इसको कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड, इन्होंने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिज्म जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। और जो पौराणिक कथा है इसमें नार्सिज्म नामक व्यक्ति को अपने शिर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। और इस तरह की जो भावना है वो शिशु में उच्च स्तर की मानी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है बाल विकास से। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या ये सभी काम होते हैं। तो बाल अवस्था जो है इसके बारे में आपने बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो बाल जो विकास है एक व्यापक विचारधारा इसको माना गया है, जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक के शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें रहेगा, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी गई है, मोंटेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन या ये सब। तो कौन सी विधि यहाँ पर मानी गई थी। अब इसमें देखें तो ये सभी जो विधियाँ हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मानी गई है। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं क्योंकि सभी जो विधियाँ हैं कौन सी किसने दी थी, और एक क्वेश्चन जो यहाँ से जरूर आता है एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले आ जाती है हमारी मोंटेसरी विधि। तो मारिया मोंटेसरी इनका नाम पर ही थी ये, और नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो मारिया मोंटेसरी इनकी विधि थी, ये मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट आ जाता है किंडरगार्टन विधि। तो फ्रेडरिक विलियम फ्रोवेल जो है इनके द्वारा दी गई थी किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट आ जाता है खेल विधि, ये थी हेनरी कोल्डवेल कुक की। नेक्स्ट आ जाता है डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि किन की थी, तो ये थी हेलन पार्क हार्स्ट की डाल्टन विधि। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं डाल्टन विधि, हेलन पार्क हार्स्ट। इसके बाद आ जाता है प्लेटन विधि, ये थी पेस्टालॉजी की। और खोज विधि, हॉरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि भी कह देते हैं, तो ये थी आर्मस्ट्रॉन्ग की। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नोत्तर विधि, तो ये सुकरात के द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट विधि, तो इसके प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वैज्ञानिक विधि, तो ये थी गुडवार स्केटस की।
और उसके बाद आता है 10वां नंबर हमारा समस्या समाधान विधि, तो ये भी सुकरात की थी। और सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट की थी। मूल्यांकन विधि J.M. राइस की थी। और समस्या समाधान विधि ये सुकरात की हो जाएगी। इकाई उपागम H.C. मॉरिसन, तो इनका द्वारा दी गई थी ये। और विनेटिका विधि तो कार्लटन वासबर्न जो है इनके द्वारा दी गई थी, इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट आ जाता है डेक्रोली शिक्षण विधि, तो ये डेक्रोली थी, इनके नाम से भी आप याद रख सकते हैं डेक्रोली। उसके बाद आ जाता है ब्रेल पद्धति जो अंधे व्यक्ति के लिए चलाई गई थी, तो लुइस ब्रेल जो इनके नाम पर है ब्रेल पद्धति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रक्रिया विधि, तो ये देख सकते हैं प्रक्रिया विधि, तो ये थी केमिनियस की, केमिनियस। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक शिक्षा पद्धति, तो किन की थी बेसिक शिक्षा पद्धति? महात्मा गांधी की। समाजविधि विधि की बात करें तो ये थी एल मोरेनो की। नेक्स्ट आ जाता है आगमन विधि, अरस्तु की थी। निगमन विधि ये भी अरस्तु की है। निगमन विधि जो है इसमें पहले नियम बाद में उदाहरण होते हैं, और ये इसके विपरीत है, इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है और ये बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि है, दोनों ये अरस्तु की। इसके बाद आ जाता है हर्बर्ट विधि, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो उनकी थी ये हर्बर्ट विधि। उसके बाद प्रश्नावली विधि ये वुडवर्थ की थी। और संवाद विधि की बात करें तो ये प्लेटो की है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, तो B.F. स्किनर जो है इनके प्रतिपादक हैं। और इसके बाद 27 नंबर पे आ जाता है हमारा शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या फिर आंतरिक अनुदेशन विधि, तो नॉर्मन ए क्राउडर जो है इनकी थी ये। उसके बाद आ जाता है 28 नंबर पर हमारा अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, तो ये थॉमस F. गिलफर्ड जो है इनकी थी ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर वोटिविया विधि, तो कौन किन के द्वारा दी गई थी? प्रतिपादक की बात करें तो जॉन कैनेडी, तो ये थी वोटिविया विधि। इसके बाद आ जाता है ओविड विधि। ओविड विधि की बात करें तो प्रोफेसर जो डेक्रोली है इनकी थी ये, ओविड विधि प्रोफेसर डेक्रोली की। तो इस प्रकार से ये सारी विधियां हैं, तो इन्हीं के अंदर से ही जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी विधियां थी सभी हमने आपको बता दिया, इनके अंदर से आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, तो इन्हें आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिशु का अधिकांश व्यवहार यह आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता या फिर ध्यान पर। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है? अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो है मूल प्रवृत्ति, तो इसको माना गया है। शैशवावस्था जो बालक का निर्माण काल होता है और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा गया है। और इसी अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा, जैसे कि रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना। और यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन का प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार काल माना था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात करें तो ये माना गया है सामूहिकता की भावना को। और कौन कौन सी आएंगी इसमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की अगर हम बात करें इसमें, तो सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होगा? बाल्य, किशोर, शैशव, प्रौढ़, कौन सी अवस्था में? तो बुद्धि का अधिकतम विकास होगा। अब अधिकतम विकास जो होगा ये बाल्यावस्था जो है इसको माना गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और जो 19-20 साल की जो अवस्था है इस तक आते आते ये धीमा हो जाता है, परवर्ती जो किशोर अवस्था है इसमें। तो अधिकतम विकास बाल्यावस्था में हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और ये जो 19-20 साल तक ये धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था से। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी को माना गया है। तो माँ बाप की साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने का संबंध जो है पूर्व जो किशोर अवस्था है इसको माना गया है।
और समय की बात करें तो ये जो 9 से 12 की जो अवस्था होती है इसको उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। और इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत और उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता की, मतलब वो मित्र प्यारे जान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने माता पिता की बजाय। नेक्स्ट है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ से, पूर्व बाल्य से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहने का संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? और किशोर अवस्था से। तो किशोर अवस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं और संवेग जो है उनका सामना करना पड़ता है और इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख जो होता है और मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहाँ उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और क्वेश्चन तो वैसे और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब से हम इससे आगे से कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद फिर हम आपका जो अन्य सब्जेक्ट है वो वाले जो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर आपके जो हिंदी ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं और जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो जो वे सब दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे तो उनको कहा जाता है। अब उन्हें हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मादि बोधक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जो अव्यय क्या होता है? जो किसी लिंग विभक्ति वचन कांड के कारण उनमें कोई परिवर्तन ना हो उसे कहा जाता है अव्यय। तो पदबंध या उपवाक्य को जोड़ने का काम करेंगे तो क्या कहा जाता है? उनको समुच्चय बोधक अव्यय उनको कहा जाता है। तो जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। उसे बहुत तेजी से दौड़ी लेकिन प्रथम ना आ सकी। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, क्योंकि जब पता होगा तभी आप इसे हल कर पाओगे। तो समुच्चय बोधक क्या है? जो दो शब्द या वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक जो होते हैं उनको कहा जाता है समुच्चय बोधक। तो जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक ज्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाएगा, जहां पर तब और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा, ये वाले जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो इनसे ये जुड़े रहते हैं और वहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। तो इन समुच्चय बोधक जो शब्द उनको योजक भी कहा जाता है। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तो तब भी शब्द और वाक्यांशों को जोड़ते हैं और इस अव्यय का एक भाग माना गया है। इसी की वजह से ही समुच्चय बोधक अव्यय से कहा गया है। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें। राम ने खाना खाया और सो गया। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर तुम बोलते तो मैं जरूर आता। श्रुति और गुंजन पड़ रही है। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? वह धनवान है लेकिन कंजूस है। मोहन और सोहन एक ही शाला में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और शब्द मोहन और सोहन को आपस में जोड़ रहा है इसलिए संयोजक हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो इनके द्वारा जो ये जोड़े जाते हैं। तो ये जितने भी हैं यहाँ पर इनके द्वारा ये जोड़े होते हैं। तो ऐसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहा जाएगा। तो दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को उसे हम समास, संधि, व्याकरण या विकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? और उसे कहेंगे हम समास। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को, हिमालय जैसे हिम प्लस में आल्य, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई प्लस में घर, ऐसे। नेक्स्ट है चपल शब्द का उचित विलोम बताइए। महान, गंभीर, स्थावर या फिर अचल। तो चपल शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा? तो चपल जहाँ उसको इसका उल्टा अगर हम बनाएंगे विलोम विपरीतार्थक तो क्या होगा? गंभीर। महान का तुच्छ हो जाएगा, स्थावर जंगम होता है, अचल का चल होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र या बैरी। तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। कौन से वाली? ये वाली, बैरी। बैरी शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो संज्ञा उसका प्रयोग यहाँ पर
किया गया है, जबकि विषय, मित्र और कवि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है। जैसे प्रिय विषय, प्रिय मित्र, प्रिय कवि ऐसे होते हैं, प्रिय बैरी तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अब अशुद्ध प्रयोग कौन से में हुआ है? इस वाले में, ये जो तेरे को है, ये इस कारण से, क्योंकि तेरे को नहीं होता, तुझे होता है। ये तो गाली से लगती है तेरे को, तो मैं तुझे घड़ी दूंगा, ऐसे ठीक रहता। नेक्स्ट है, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सर्वनाम जो शब्द है उनका प्रयोग नहीं हुआ है कर्म कारक में, संप्रदान कारक में, संबोधन में या अपादान कारक में। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कौन सा वाला है यहाँ पर? तो ये वाला, संबोधन वाला। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होगा तो वह संबोधन कारक कहलाएगा। तो संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में पूर्ण रूप से नहीं होगा, केवल बुलाने पुकारने में ही किया जाएगा। हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, जुठलाना, मिमियाना या हिनहिनाना। तो कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अब ये सी वाली है, जुठलाना। तो संज्ञा, सर्वनाम आदि विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं या अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अपनाना, शर्माना, लज्जाना, जुठलाना। तो ये जुठलाना जो है इसमें यह अनुकरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चलती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है कौन सी वाली है? अब प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ये वाली, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ पर होगी? जहाँ पर स्वयं काम न करके दूसरे से काम कराया जाता है। तो जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देगा तो वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो ये वाता वाला जो आपको देखने को मिलेगा, मतलब अपने काम तो करेगा नहीं, दूसरे से करवाएगा, तो वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, तुझने मुझे पुस्तक दी, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्यों में क्रियाओं का युगम है। द्विकर्मक और सकर्मक है। सकर्मक प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक अकर्मक, अकर्मक सकर्मक। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, ये दो वाक्य है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो इसमें द्विकर्मक जो क्रिया है उसके उदाहरण यहाँ पर ये माने गए हैं। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्य में क्रियाओं का युगम द्विकर्मक और सकर्मक, द्विकर्मक और सकर्मक रहेंगे। नेक्स्ट है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास में? तो उत्तर पद प्रधान होगा। अब जो अव्ययभाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होगा, और जो तत्पुरुष समास है इसमें द्वितीय पद मतलब उत्तर पद प्रधान होगा, और जो द्वंद्व है इसमें प्रथम और द्वितीय वो दोनों ही पद प्रधान होंगे, मतलब प्रथम और उत्तर ये दोनों ही होंगे। और इसमें शुरू में प्रथम जो वो संख्यावाची होगा, प्रथम पद जो संख्यावाची होगा, और इसमें न प्रथम न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होगा। तो उत्तर वाला आप इसमें देख ही सकते हैं कौन सा है, ये वाला। तो ये द्वितीय पद जो है इसमें प्रधान होगा। राजपुरुष राजा का पुरुष, और राजपुत्र भी कह देते हैं, राजपुत्र राजा का पुत्र, राकर से राके खर्च, तो इसके उदाहरण हैं। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। पूर्वकालिक, संयुक्त, प्रेरणार्थक या नामधातु क्रिया। तो कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें? अब इसमें अगर हम देखें पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो पूर्वकालिक क्रिया जो है उसका यहाँ पर उदाहरण है। तो जब कर्ता क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। वह गाकर सो गया, मैं खाकर खेलने लगा, मतलब खाकर, पीकर, गाकर, नहाकर, ये आप बस इसमें याद रखिएगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, जिसकी उपमा न दी जा सके
तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुपम, अपूर्व, अद्भुत या अधर। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम उसको कहा जाता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? तो ये है उदधि, जल्दी, निधि, सिंधु, परावा। ये सारे के सारे जो है समुद्र के हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वागत शब्द में संधि विच्छेद आपने यहाँ पर बताना है। तो कौन सा होगा यहाँ पर स्वागत में? तो सु प्लस में आगत स्वागत। क्यों इसमें और कौन सी संधि है? क्या में संधि भी पूछ ली जाती है। तो यण संधि यहाँ पर रहेगी। अब यण संधि कौन से में है? इस वाले में। ये जो ऊ है, ऊ को वाह हो जाएगा, ये सा जो है ये आधा हो जाता है, तो उसके बाद बनता है स्वागत। इसमें क्या होगा? अगर ई होता, ई को या, ऊ को वाह, री को रा, और जो री है इसको ला होता है, तो ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो यण संधि जो इसके उदाहरण है। और यही हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।